कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। सौतेली बेटियां। बहुत समय पहले की बात है। मलकापुर नाम के गांव में अशोक और शालिनी नाम का एक नौजवान जोड़ा रहता था। दोनों ही बड़े मेहनती थे। हमेशा सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम किया करते थे और अपने खेत में जाकर मेहनत करते थे। अशोक और शालिनी को दो बेटियां थी जिनका नाम था ज्योति और संध्या। ज्योति और संध्या भी बहुत समझदार और नेकदिल थी। दोनों अपने माँ पिताजी की जो हो सके वो मदद कर दिया करती थी। उनका जीवन बड़े आराम से चल रहा था, लेकिन उनके सुखी जीवन को किसी की नजर लग गई। जब एक दिन शालिनी अपने खेत में काम कर रही थी, उसे सांप ने काट लिया और अस्पताल खेत से बहुत दूर होने के कारण दुर्भाग्यवश अशोक शालिनी को नहीं बचा पाया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा। अब अकेले अशोक के ऊपर ज्योति और संध्या की जिम्मेदारी आ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोनों लड़कियों को संभालकर उसे खेत में भी जाना पड़ता था। तभी अशोक के मामा विजय और पत्नी कमला अशोक के घर आते हैं और अशोक से कहते हैं, देखो अशोक, तुम ज्योति और संध्या का तो ख्याल रख लोगे, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता उन बच्चियों को माँ की जरूरत है? और जब दोनों बेटियां बड़ी होकर ससुराल जाएगी तब तुम भी तो अकेले पड़ जाओगे। अशोक, जितनी जरूरत ज्योति और संध्या को माँ की है उतनी ही तुम्हें जीवन साथी की। मेरी बात मान लो और तुम दूसरी शादी कर लो। अशोक सोच में पड़ जाता है और एक बार अपनी बाजू में चुपचाप सहमे बैठी दोनों मासूम बेटियों की ओर देखता है। उसके आंखों में आंसू आते हैं। उसे शालिनी की बहुत याद आ रही थी। ये बात विजय समझ जाता है कि अशोक क्या सोच रहा है। अशोक, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन अब जो हुआ है उसे तुम और हम चाहकर भी तो नहीं बदल सकते। मेरी बात मान लो और तुम दूसरी शादी कर लो। अपने लिए ना सही, दोनों बच्चों के खातिर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अशोक बहुत सोचने के बाद शादी के लिए तैयार हो जाता है और पड़ोसी गांव की लड़की शीला से शादी कर लेता है। शादी के बाद शीला ज्योति और संध्या का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। ये देखकर अशोक को भी अच्छा लगा। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं शीला उसकी बेटियों से सौतेला व्यवहार ना करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ज्योति और संध्या भी अब शीला के साथ अच्छे से घुल मिल गए थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अशोक भी ये सब देखकर बहुत खुश था। ऐसे ही 1-2 साल बीत जाते हैं और शीला को एक लड़का होता है। अशोक बहुत खुश होता है। अशोक उसका नाम वैभव रखता है। ज्योति और संध्या भी अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन अब धीरे धीरे शीला का व्यवहार ज्योति और संध्या के लिए बदल जाता है। शीला अब अशोक के सामने ज्योति और संध्या से अच्छे से पेश आती थी और जैसे ही अशोक खेत में जाता था उनसे घर के सारे काम करवाती थी और अच्छे से कुछ खाने को भी नहीं देती थी। एक दिन दोनों बहनें घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। संध्या, क्या तुम्हें नहीं लगता कि माँ अब हम दोनों की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देती और पेट भर के खाना भी नहीं देती? जब देखो तब सिर्फ और सिर्फ काम ही बताती रहती है। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत काम करने लगाती है और खाना मांगो तो अनसुना कर देती है। मैंने तो 3-4 दिन से अच्छे से पेट भर के खाना भी नहीं खाया है। ये सारी बातें उनकी पड़ोसन नीलिमा सुन लेती है और थोड़ी देर बाद ज्योति और संध्या को आवाज देती है। ज्योति, संध्या, कहाँ हो बेटा? जरा यहाँ आओ, मुझे कुछ काम है तुम दोनों से। ज्योति और संध्या नीलिमा चाची की आवाज सुनकर उनके यहाँ जाती है। अरे बेटा, आज तुम दोनों को छुट्टी है ना, तो तुम दोनों मुझे बस ये पापड़ धूप में डालने की मदद कर दो। हाँ चाची, क्यों नहीं, ये तो बस 10 मिनट का काम है। आप जाकर अपना दूसरा काम कीजिए, हम दोनों बहनें अभी आपका ये काम कर देते हैं। नीलिमा जानबूझकर उन्हें वो काम बताकर घर के अंदर चली जाती है और गर्मा गर्म खाना बनाती है। तभी थोड़ी देर में संध्या नीलिमा चाची को आवाज लगाती है। अरे चाची, कहाँ हो आप? सारे पापड़ हमने धूप में डाल दिए हैं, आकर देख लो। अरे बेटा, आप दोनों अंदर आ जाओ, और एक काम है। संध्या और ज्योति नीलिमा चाची के घर के अंदर जाती है और देखती है चाची ने दोनों के लिए थालियां परोस के रखी है। दोनों नीलिमा चाची की ओर देखती है। तभी चाची, अरे बेटा, आज अकेले खाना खाने का मन नहीं हो रहा था, तो सोचा हम तीनों मिलकर ही खाते हैं। चलो जल्दी बैठो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। तीनों मिलकर भरपेट खाना खाते हैं। संध्या और ज्योति ने आज बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाया था। अब ऐसे ही कुछ न कुछ बहाना बना के नीलिमा चाची उनको हर रोज खाना खिलाती थी। इधर शीला दिन ब दिन अपने दोनों लड़कियों को तकलीफ देती थी। अब दोनों बहनें बड़ी हो गई थी। अगर कभी उन्होंने शीला को उल्टा जवाब दिया तो उनके गाल पकड़ से पकड़कर नोचती थी। उनकी पढ़ाई भी शीला ने अब बंद कर दी थी।
वो उन्हें दूसरों के खेतों में काम के लिए भेजती और खुद घर पर बैठकर आराम किया करती थी। दोनों बहनें अपनी सौतीली माँ का ये अत्याचार बिना कुछ बोले सह रही थी। उन्होंने कभी भी अपने पिता अशोक से शीला के इस बर्ताव के बारे में नहीं बताया। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। दोनों ही बहनें दिखने में बहुत सुंदर थी। अब दोनों शादी के लायक बन जाती है। दोनों दिखने में इतनी सुंदर थी कि उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। अब कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की अच्छे घरों में शादी हो जाती है। इधर उनका भाई वैभव भी अब बड़ा हो गया था। वैभव बहुत ही बदतमीज और घमंडी लड़का था। जितना ज्योति और संध्या अपने माँ पिता का सम्मान करते थे, वो उतना ही उनका अपमान किया करता था। एक दिन वैभव अपनी माँ से, माँ, मुझे आज कुछ भी करके 10,000 रुपये चाहिए। 10,000? इतने पैसों की तुम्हें क्या जरूरत है? अभी तो तुम्हारे कॉलेज की फीस भर दी है। मुझे ज़रूरत है, अगर नहीं मिले तो मैं घर छोड़कर जाऊंगा। शीला उसे 10,000 रुपये दे देती है। उसका लाडला जो बेटा था, अब धीरे धीरे वैभव ऐसे ही घर से पैसे लिया करता था। वह गलत काम करने लगा था। लोगों के साथ घूमने जाना, दोस्तों के ऊपर पैसे उड़ाना। अगर उसे घर से पैसे नहीं मिलते तो वो अब घर की चीजें भी चुरा कर बेचने लगा था। ये सब अब शीला और अशोक को भी पता चल गया था। एक दिन शीला अशोक से, क्यों ना हम वैभव की शादी कर दे? मुझे लगता है कि उसकी शादी होने के बाद उसमें सुधार आएगा। हाँ ठीक है, मैं वैभव के लिए लड़की देखता हूँ। अशोक और शीला अब वैभव की शादी कर देते हैं। शादी के बाद तो वैभव और भी अपने माता पिता का अपमान करने लगा। उन्हें बुरा भला कहने लगा। उन्हें खेतों में काम करने भेजता और खुद घर पर रहकर आराम करता था। अगर किसी दिन शीला और अशोक काम पर नहीं गए तो उन्हें खाना भी नहीं देता था, ना ही घर में सोने देता। दोनों घर के बाहर ही नीचे सोते थे। अब शीला को उसने अपने बेटियों के साथ किया व्यवहार याद आता था। एक दिन शीला अशोक से, सुनिए जी, जो वैभव आज हमारे साथ कर रहा है, ये मेरी ही कर्मों की सजा मुझे भगवान दे रहा है। मैंने हमारी बेटियों के साथ जो किया वही आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैंने वैभव के आने के बाद कभी ज्योति और संध्या को भरपेट खाना नहीं खिलाया। मैंने उनकी पढ़ाई बंद कर दी, उनको दूसरों के खेतों में मजदूरी करने भेजा, घर का सारा काम भी उनसे करवाया। जो जो गलत मैंने उनके साथ किया है वो सब मुझे आज सहना पड़ रहा है, और मेरे साथ आपको भी। देखो शीला, कर्मों का फल कभी दूसरे जन्म में नहीं भरना पड़ता। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही आगे हमें भुगतना पड़ता है। बुजुर्गों ने ऐसे ही थोड़ी कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसी जन्म में हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। कल मेरी बड़ी बेटी ज्योति आने वाली है। वो मुझे साथ लेकर जाने वाली है। तुम रहो अपने लाडले बेटे के साथ। मेरे लाख मना करने के बाद भी तो तुमने सब कुछ उसके नाम कर दिया था, अब भुगतो। अशोक की ये सारी बातें सुनकर शीला जोर जोर से रोने लगती है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। दूसरे दिन ज्योति और संध्या अपने पिता के घर आती है। दोनों को देखकर शीला बहुत रोने लगी और शीला संध्या से, बेटियों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं ये सोचती थी कि तुम दोनों तो एक दिन ये घर छोड़कर चली जाओगी, लेकिन वैभव ही है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसीलिए मैंने हमेशा तुम दोनों पर ध्यान दिया ही नहीं, ना ही तुम्हें कोई सुख दिया। आज वही कर्मों की सजा मुझे भगवान दे रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरी बच्चियों। माँ, आपको आपकी गलती समझ आ गई, यही बड़ी बात है। और हमने तो आपको हमेशा हमारी माँ समझा है, और अगर हम तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो भगवान हमें भी माफ नहीं करेंगे। हम सिर्फ पिताजी को ही नहीं, आपको भी साथ लेकर जाएंगे। आप चिंता मत करो। ज्योति और संध्या अपने माँ पिता को अपने घर लेकर जाती है। अशोक और शीला कभी कुछ दिन ज्योति के घर पर रहते तो कुछ दिन संध्या के घर पर। दोनों बेटियों ने अपने माँ पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। शीला हमेशा सोचती रहती थी, मेरे इतने बुरे बर्ताव के बावजूद मेरी सगी बेटियां ना होकर भी मेरा कितना ख्याल रखती है। और जिसे मैंने जन्म दिया, सबसे ज्यादा जिसे प्यार किया, जिसकी हर जरूरत मैंने उसके इशारे पर पूरी की, उसी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। शायद ये सब मेरे बुरे कर्मों की वजह से ही है। देखा दोस्तों, आज हम जो बीज बोते हैं उसका ही फल पाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो। जितनी हो सके उतनी दूसरों की मदद करो। किसी के प्रति ईर्ष्या मत करो। आखिर ये बात हमेशा सच होती है, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका ही फल हमें इसी जीवन में मिलता है। राजकुमारी रोजा। बहुत साल पुरानी बात है। कानन नाम के राज्य में जो नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम था एनी। दोनों भी बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। कुछ ही दिनों के बाद उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था, इसीलिए जो एनी की बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था।
कुछ महीने बीत गए। एनी ने एक नन्ही बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची के ओठ गुलाब की फूलों की तरह लाल थे, जिस वजह से जो और एनी ने उसका नाम रोजा रखा। रोजा के जन्म पर एक भविष्यकार ने बताया था कि वो आगे जाकर बहुत खुशियों में रहेगी, मगर उसकी 18 साल की उम्र में उसकी जान को एक धोखा हो सकता है। अगर वो टल जाए तो उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होगी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब रोजा 10 साल की हो गई थी। अरे बेटी, जरा मेरी बात तो सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे वो चॉकलेट चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तुम्हें वो लेकर दूंगा, मगर फिर से मेरी गुड़िया नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं पिताजी, मैं क्यों आपसे नाराज रहूंगी। चलिए। जो और रोजा ने उस दुकान में जाकर चॉकलेट खरीद लिया और कुछ देर बाद अपने घर वापस चले आए। तुम दोनों को घर आने में इतनी देर क्यों लगी? माँ, मुझे पिताजी ने ये चॉकलेट खरीद कर दिया। अच्छा, मेरी गुड़िया को चॉकलेट चाहिए था, इसीलिए घर आने को देर हो गई। हाँ एनी, रोजा की बोलने की शैली और उसके शांत स्वभाव के कारण गांव के सभी लोग उससे बहुत प्यार किया करते थे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब रोजा 18 साल की हो गई। अब वो बहुत सुंदर दिखने लगी थी। ऐसे ही एक दिन गांव में घूमते घूमते रोजा गांव के बाहर चली गई। गांव के बाहर एक जंगल था। वहां के निसर्ग सौंदर्य को देखते देखते रोजा जंगल के अंदर जाती है। वो अपने ही धुन में इतनी मस्त थी कि उसे समय का कोई पता ही नहीं था। अब वो जंगल के बहुत अंदर तक चली गई और उसे अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। उसने यहाँ वहां देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अकेली होने के कारण रोजा बहुत डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी जंगल में कानन राज्य का राजकुमार शिकार करने के लिए आया था। उसने देखा कि एक सुंदर लड़की डर के मारे कांप रही है। उसकी मदद करने के लिए वो राजकुमार आगे बढ़ा ही था, तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ा चीता उस पर हमला करने वाला है। बिना समय गवाए राजकुमार एल्विस ने अपना धनुष निकालकर उस चीते पर निशाना लगाया और राजकुमार का तीर निकलते हुए सीधे चीते के शरीर पर जा लगा। वो चीता वही घायल अवस्था में गिर गया। ये सब देखकर रोजा बहुत डर गई। अब राजकुमार एल्विस उसके पास गया। वो चीता अब जख्मी है, अब वो उठ नहीं सकेगा। ये सब देखकर रोजा बहुत डर गई थी। उसने उस चीते को जख्मी अवस्था में पड़ा हुआ देखा और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। राजकुमार ने उसे उठाया और अपने राजमहल में लेकर आया। राजकुमार ने राजवैद्य को उपचार करने के लिए बुलाया। इन्हें कुछ घंटों में होश आ जाएगा, तब ये दवाई खिला दीजिएगा। ऐसा कहकर राजवैद्य वहां से चले गए। यहाँ एल्विस रोजा के पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद रोजा होश में आई और उसने अपने आप को राजकुमार एल्विस के राजमहल में पाया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं अब ठीक हूँ। आप कौन हैं? मैं राजकुमार एल्विस हूँ। और तुम? मैं रोजा। मैं यहाँ कैसे आई? वहाँ जंगल में तुम चक्कर आकर गिर गई थी, इसीलिए मैं उठाकर तुम्हें यहाँ लेकर आया। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, अब तुम कुछ खाकर ये दवाइयाँ ले लो। जी। ऐसा कहकर एल्विस वहां से चला जाता है। रोजा मेज पर रखा हुआ खाना खा लेती है और दवाइयाँ लेकर सो जाती है। अगले दिन सुबह जल्द ही उठकर रोजा राजमहल के सामने वाला बगीचा देखने चली जाती है। वो बगीचे में लगाए हुए गुलाबों के फूल निहार रही थी और राजकुमार एल्विस दूर खड़ा रहकर उसे देख रहा था। वो रोजा से बात करने के लिए बगीचे में चला आया। राजकुमार एल्विस, आप? ये आपका बगीचा तो बहुत ही खूबसूरत है। धन्यवाद। आपको पसंद आया? जी, बहुत पसंद आया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना। मुझे आप बहुत पसंद है। क्या आप इस राज्य की राजकुमारी बनना पसंद करोगी? ये सुनकर रोजा बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो भी मन ही मन एल्विस को पसंद कर रही थी। मुझे भी आप बहुत पसंद है। मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ, मगर आपको मेरे घर आकर मेरे माँ पिताजी से बात करनी पड़ेगी। जी, मैं जरूर आऊंगा आपके माँ पिताजी से बात करने के लिए। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब रोजा एकदम स्वस्थ हो जाती है। राजकुमार, मुझे मेरे घर मेरे माँ पिताजी के पास जाना है। रोजा, मैं खुद आता हूँ आपको छोड़ने। राजकुमार एल्विस रोजा को छोड़ने के लिए उसके साथ उसके घर चला गया। अपनी बेटी को देखकर जो और एनी बहुत खुश हो गए। राजकुमार ने पहले ही अपने सिपाहियों को भेजकर जो और एनी को रोजा के बारे में सब बता दिया था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपकी बेटी को बेहद पसंद करता हूँ। क्या आप आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथों में देने के लिए तैयार है? जो और एनी की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार, आपने हमारी लड़की को आपके लिए योग्य समझा,
यही बात हमारे लिए बहुत बड़ी है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। हाँ, हमें आपका ये प्रस्ताव मंजूर है। जो रोजा की ओर देखता है और उससे कहता है, मेरी राजकुमारी को यह रिश्ता मंजूर है ना? रोजा शर्मा कर घर के अंदर चली गई। कुछ ही दिनों बाद रोजा और एल्विस की शादी बड़े धूमधाम से हुई। अब रोजा एल्विस के साथ राजमहल में रहने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन राजमहल में शाही भोजन का आयोजन किया गया था। रोजा खुद अपने हाथों से भोजन बनाने वाली थी, लेकिन राजमहल में एक लड़की थी जिसका नाम था हैना। हैना मन ही मन राजकुमार को चाहती थी और इसी वजह से रोजा को राजमहल से निकालने की योजना बना रही थी। हैना ने रोजा के बनाए हुए खाने में जहर डाल दिया। कुछ देर बाद राजकुमार एल्विस खाना खाने के लिए बैठ गए। रोजा ने उन्हें खाना परोसा। तभी हैना ने कहा, राजकुमार को दिया जाने वाला खाना पहले चखा जाता है और फिर राजकुमार को दिया जाता है। ये सुनकर रोजा कुछ खाना एक छोटी बिल्ली के सामने डालती है। बिल्ली वो खाना खाकर तड़प तड़प कर मर जाती है। ये सब देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। राजकुमार को लगता है कि रोजा ने ही खाने में जहर मिलाया और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अभी के अभी मेरे राजमहल से निकल जाओ। मगर मैंने राजकुमार उसकी बात बिना सुने ही गुस्से में वहां से चला जाता है। बेचारी रोजा अपने घर वापस चली जाती है। रोजा सारी घटी घटना अपने माँ और पिताजी से कहती है। उन्हें वो सुनकर बहुत बुरा लगता है। ये सब हमारी बच्ची के साथ ही होना था। अब क्या करेगी वो? हाँ, मेरी बच्ची अंदर से टूट गई है। हमें पता है कि हमारी बच्ची ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब राजकुमार एल्विस बहुत उदास रहने लगा। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी उसके कानों पर कुछ आवाज सुनाई दी। उसने सुना कि बगल वाले कमरे में हैना और एक औरत बात कर रही है। अच्छा हुआ वो रोजा यहाँ से निकल गई। उस खाने में जहर मैंने मिलाया और राजकुमार ने रोजा को महल से बाहर निकाल दिया। ये तो होना ही था। तुम कितना प्रेम करती हो राजकुमार से। ये सब बातें सुनकर राजकुमार आग बबूला हो गया। वो हैना के कमरे में गया। तो तुमने उस दिन खाने में जहर मिलाया था? हाँ राजकुमार। मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ और वापस कभी अपना मुंह मत दिखाना। इस सब के बाद राजकुमार को अपने वर्तन पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो रोजा को लेने उसके घर गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोजा, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया। मुझे माफ कर दो और अपने राजमहल वापस चलो। रोजा ने राजकुमार को गले लगा लिया और उसे माफ कर दिया। माँ का दिल। श्रीरामपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो दूसरों के खेतों में काम करके अपने घर का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शीला और उसका बेटा राजू रहा करते थे। वे लोग गरीब जरूर थे, लेकिन अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। हमेशा मेहनत करते और अपना पेट पालते थे। अरे शीला, चलो जल्दी खाना दो, मुझे कल सुबह जल्दी काम पर जाना है। हाँ जी, बस 5 मिनट और। कुछ देर बाद शीला खाना लेकर आती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। अजी, कल आपको इतने जल्दी क्यों जाना है? अरे भाग्यवान, कल खेतों में बहुत सारा काम है, इसलिए थोड़ा जल्दी जाऊंगा। ठीक है। अब बातें बंद करो और तुम भी सो जाओ। अगले दिन मोहन सूरज निकलने से पहले ही खेत में जाता है और काम करने लगता है। काम करते करते शाम हो जाती है और अंधेरा पड़ जाता है। मोहन खेत से निकल ही रहा था कि तभी उसका पाँव एक सांप पर गिर गया। उस सांप ने मोहन को काट लिया। मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा। शाम हो जाने की वजह से सब लोग अपने खेतों में से घर गए थे और मोहन के चिल्लाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। कुछ देर बाद मोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगले दिन गांव के कुछ लोग खेत में आए और उन्होंने देखा कि मोहन बेहोशी की हालत में खेत में पड़ा है। चलो जाकर देखते हैं। गांव वाले मोहन के पास जाते हैं। अरे मोहन भाई, उठो, क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन मोहन नहीं उठता। तभी एक आदमी की नजर मोहन के पैर पर पड़ती है। अरे मोहन भाई को तो सांप ने काटा है, ये देखो उसके निशान। सारे लोग मोहन को उठाकर उसके घर लेकर जाते हैं। अरे क्या हुआ है मेरे पति को? आप सभी ने ऐसे क्यों उठा कर ले आए हो? तभी एक आदमी शीला को सारी हकीकत बताता है। वो सब सुनकर शीला के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया। अब मैं क्या करूं? मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? शीला फूट फूट कर रोने लगी। अब घर की सारी जिम्मेदारी शीला पर आ गई थी।
और शीला भी अब खेती में काम करके अपने घर का गुजारा करने लगी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब राजू स्कूल जाने लगा था। माँ जल्दी टिफिन दो मुझे, स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। हाँ बेटा, अभी लाई। शीला टिफिन लेकर आती है और राजू को देती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। राजू अब कॉलेज जाने लगा था। उसे कभी भी अपनी माँ की हालत पर दया नहीं आई थी। अब वो बहुत गैर जिम्मेदार बन गया था। अरे दोस्तों, क्यों ना हम सब कल कहीं पिकनिक पर जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत मजे करेंगे। ऐसा कह के सारे दोस्त घर निकल जाते हैं और राजू वही बैठकर सोचने लगता है। मैंने सबको पिकनिक के लिए हाँ तो बोल दिया, मगर मैं पिकनिक के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? इसी सोच में डूबे हुए राजू घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे कल के कल 5,000 रुपए चाहिए। अरे मेरे लाल, इतने सारे पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है बेटा। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे कुछ भी करके आज शाम तक पैसे दे दो, नहीं तो मैं घर नहीं आऊंगा। अरे बेटा ऐसे मत करो, लेकिन मेरे पास सच में इतने पैसे नहीं है। माँ, आप कुछ भी करो, मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है मेरे लाल, मैं कुछ करती हूँ। अब शीला सोच में पड़ जाती है कि इतने पैसे वो कहाँ से लाए। शीला अपने खेत के मालिक के पास जाकर आधे पैसे उनसे उधार लेकर आती है, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। अब शीला अपने पड़ोसी के घर जाकर और कुछ पैसे उधार लेकर आती है और जैसे तैसे वो 5,000 रुपए जमा कर लेती है। माँ, चलो मुझे पैसे दो, जल्दी। हाँ मेरे राजा बेटा, अभी देती हूँ। शीला राजू को पैसे दे देती है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन राजू अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए निकल जाता है। बेटा संभल कर जाना और पैसे बराबर रखना। हाँ माँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा अभी। राजू घर से निकलता है और सारे दोस्त पिकनिक के लिए बस पकड़ते हैं। बस में राजू की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो उसे बहुत पसंद आती है। राजू उससे बात करने लगता है। हाय, मैं राजू, आपका नाम? मैं प्रांजल। इस तरह बातों बातों में उसे उससे प्यार हो जाता है। लेकिन प्रांजल एक बहुत गुस्सैल लड़की थी। पिकनिक से वापस आने के बाद राजू प्रांजल को अपने घर लेकर जाता है। माँ, देखो मेरे साथ कौन आया है। कौन है बेटा? शीला प्रांजल की ओर देखती है, लेकिन प्रांजल शीला की ओर बहुत गुस्से से देख रही थी। कुछ देर रुकने के बाद प्रांजल उनके घर से निकल गई। माँ, कैसी लगी प्रांजल तुम्हें? मैं उसी से शादी करने वाला हूँ। बेटा मुझे ये लड़की सही नहीं लगी, तुम्हें इससे कई अच्छी लड़की मिल जाएगी। आप मत सिखाओ मुझे, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्रांजल के साथ ही। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें पूरी जिंदगी निकालनी है उसके साथ। अगर तुम दोनों खुश रहते हो तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। कुछ दिनों बाद राजू और प्रांजल की शादी हो गई। फिर एक दिन प्रांजल अपनी सास के साथ झगड़ा करने लगी। मैं कुछ काम नहीं करूंगी, तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। अरे बेटी, पर मेरे जाने के बाद ये सब तुम्हें ही तो करना है ना। तभी का तभी देखा जाएगा, आप मुझे मत सिखाओ। शाम को जब राजू घर आता है। ए जी देखो ना, तुम्हारी माँ कुछ काम नहीं करती और मेरे से सब करवाती है और ऊपर से झगड़ा भी करती है। राजू बाहर जाता है और अपनी माँ को खरी खोटी सुनाता है। प्रांजल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब ऐसे ही चलने लगा। प्रांजल हर रोज राजू को उसकी माँ के बारे में भड़काती रही, राजू को अपनी माँ से दूर करती रही। ऐसे ही एक दिन उसने अपने खुद के हाथ थोड़े जला लिए और शाम को जब राजू घर आया। ए जी देखो, आज आपकी माँ ने क्या किया। मैंने काम करने के लिए मना किया तो आपकी माँ ने मेरे हाथ जला दिए। प्रांजल की बातें सुनकर राजू बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। अरे बेटा, मैंने किया क्या है जो तुम मुझे घर के बाहर निकाल रहे हो? और मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँ बेटा? जरा अपनी बूढ़ी माँ के बारे में तो सोचो। ऐसा मत करो बेटा। ये रोना धोना बंद करो और निकलो मेरे घर से। बेचारी शीला अपना सामान लेकर घर से बाहर निकलती है। वो पास ही के एक मंदिर में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक राजू के सीने में दर्द होने लगता है। अरे सुनो प्रांजल, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। प्रांजल राजू को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर राजू का चेकअप करते हैं और प्रांजल से कहते हैं, देखिए मैडम, आपके पति के दिल में छेद है। हमें कल के कल कोई ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो अपना दिल इन्हें दे, नहीं तो हम आपके पति को नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर की ये बात सुनकर प्रांजल बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। ये बात राजू के पड़ोसन को पता चलती है और वो जल्दी से ये बात राजू की माँ को बताती है। जैसे ही राजू की माँ को ये बात पता चलती है, वो तुरंत अस्पताल आ जाती है और डॉक्टर से बात करती है।
डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचाओ। आप मेरा दिल ले लो, मगर मेरी बच्ची की जान बचा लो। शीला अपना दिल राजू को दे देती है और खुद अपने बेटे के लिए इस दुनिया को अलविदा कहती है। राजू का ऑपरेशन हो जाता है। अगले दिन जब राजू होश में आता है तो वो प्रांजल से पूछता है, अरे प्रांजल, मुझे क्या हुआ था? प्रांजल राजू को कुछ बताती तभी डॉक्टर वहां पर आते हैं। राजू, तुम्हारा ऑपरेशन एकदम अच्छे से हुआ है, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। मगर डॉक्टर, मुझे हुआ क्या था? तुम्हारे दिल में छेद था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपना दिल देकर तुम्हारी जान बचाई है। ये बात सुनकर राजू और प्रांजल की आंखों में आंसू आने लगे। राजू फूट फूट कर रोने लगा। क्या मेरी माँ ने अपना दिल मुझे दिया? हाँ राजू, तुम्हारी माँ ने अपना दिल तुम्हें दिया है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर की बातें सुनकर राजू हक्का बक्का हो जाता है। प्रांजल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तभी राजू अपने दिल पर हाथ रखता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। मेरे लाल, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मगर तुम्हें मेरी चिंता कभी हुई ही नहीं। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें कभी भी किसी बात की कमी पड़ने नहीं दूंगी। बस मैंने तो अपना वादा निभाया। खुश रहना मेरे लाल। ये सब सुनकर राजू बहुत रोने लगा, मगर अभी रोकर कुछ फायदा नहीं था। राजू की जान तो बच गई थी, लेकिन अब उसके पास उसकी माँ नहीं थी। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। इस दुनिया में माँ से बड़ा न कोई है और ना ही कोई हो पाएगा। जिनके नसीब में माँ और पिता दोनों का प्यार है, वो इस दुनिया के सबसे अमीर और खुशनसीब लोग हैं। हमेशा अपने माता पिता का आदर करो।